नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह आज आप लोगों को व्यापम और व्यापम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और व्यापम जो छत्तीसगढ़ में जो सिलेक्शन कराता है उसके विषय में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे और आज का पूरा सेशन उसी पर होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि व्यापम क्या है और व्यापम की स्थापना कब हुई थी, व्यापम की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन सी पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट करता है। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसके सिलेबस क्या होते हैं और सिलेबस में उसका पैटर्न क्या होता है। आज हम उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखते हैं, ध्यान देना, आज हम लोग देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापम के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था आपको पता भी होगा। इसका फॉर्मेशन 30 जुलाई को हुआ था और ये 2005 में हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि इसका फॉर्मेशन 30 जुलाई, जबकि छत्तीसगढ़ जब बना था तो वो बना था, आपको पता भी होगा, 1 नवंबर 2000 को बना था। तो उसके ठीक 5 साल बाद आप देखेंगे कि लगभग 5 साल बाद यह फॉर्मेशन हुआ, ताकि यहाँ के लोगों को प्रॉपर रोजगार दिया जा सके। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा जो एकेडमी एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम को एक प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, यानी एक प्रॉपर सिलेक्शन या फिर एक एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, और वह एग्जाम सेंटर एक बोर्ड बनाया गया और उसी को हम लोग व्यापम के नाम से जानते हैं। अब आप ध्यान देना कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, टू कंडक्ट वेरियस एंट्रेंस एग्जाम, जो एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका, और फॉर द एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का कंडक्ट कराना। और ध्यान देना, एग्जामिनेशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये क्या करेगा, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट करेगा। तो ध्यान देना, टू कंडक्ट वेरियस एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन एग्जामिनेशन एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए ये क्या करेगा कि एज ए रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और यह क्या कर लेगा कि जैसे ही यह एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसकी शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब डिपार्टमेंट क्या होगा, उसका अलग तरीके से ये उसका स्किल टेस्ट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा काम जो होगा वो डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिस हेडक्वार्टर जो है वो रायपुर में है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि ये टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो हर साल जो कंडक्ट कराए जाते हैं, फूड इंस्पेक्टर का मतलब होता है खाद्य निरीक्षक, इसको होता है खाद्य निरीक्षक, इसको हम लोग कहते हैं खाद्य निरीक्षक। उसके बाद रेवेन्यू, ये राजस्व निरीक्षक होता है, ये राजस्व निरीक्षक होता है, ये ध्यान देना, इसका राजस्व निरीक्षक। ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब होता है ये ड्रग, ध्यान देना, निरीक्षक होगा। ये जो आप देख सकते हैं निरीक्षक। इसके बाद आपका मंडी इंस्पेक्टर भी हो जाएगा, यही आप देख सकते हैं, यह देखेंगे, यह मंडी इंस्पेक्टर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा मंडी निरीक्षक। उसके बाद असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ध्यान देना, एक्सटेंशन, ये सहायक विकास विस्तारित अधिकारी, सहायक विकास विस्तारित आधार, ये जो अधिकारी होगा। उसके बाद सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक हॉर्टिकल्चर विस्तार अधिकारी, ये जो हो जाएंगे ये टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आप इतने एग्जाम होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सब इंजीनियर की पोस्ट जो डिप्लोमा किया होता है,
जो ITI किया होता है, खासकर डिप्लोमा के लिए सब इंजीनियर की पोस्ट होती है। ये हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट जो होता है हाउसिंग बोर्ड के लिए भी होता है, और हॉस्टल वार्डन के लिए भी होता है। हॉस्टल वार्डन का मतलब ये होता है कि जिसको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। और आयुष फर्मा, ये जो आप देख सकते हैं पैरा मेडिकल स्टाफ की भी, ये आयुष पैरा, आयुष का फुल फॉर्म होगा आयुर्वेदा हो गया, ध्यान देना। उसके बाद यूनानी हो गया। आप देखोगे कि इस तरीके से भारत में जो आयुष और यह सिद्धा हो गया, योगा हो गया, तो ये आयुर्वेदिक हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया। और आपका H फॉर आप देख सकते हैं कि यह मुख्यतः जो होता आयुष जो होता है, जिसको अलग अलग पार्टों में ये डिवाइड करके एग्जाम पैरा मेडिकल स्टाफ की करता है। उसके बाद स्टाफ नर्स की भी रिक्रूटमेंट करता है। इसके साथ आप देखेंगे कंबाइंड असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए भी करता है। ये जो आप देख सकते हैं कंबाइंड असिस्टेंट प्रोग्रामर, यानी जिसको हम लोग सहायक की भर्ती कहते हैं, कंप्यूटर सहायक की आपके जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उसकी रिक्रूटमेंट होता है, या कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है उसका रिक्रूटमेंट करता है, पटवारी भी करता है, अमीन भी करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 20 एग्जाम्स जो होते हैं इनके कंडक्ट कराए जाते हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म में होता है या तो अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं कि या कंबाइंड फॉर्म हो या अलग अलग पार्ट है, ये टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो कि ध्यान देना, जो कि हर साल व्यापम कंडक्ट कराता है। तो ये व्यापम जो कंडक्ट कराएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि व्यापम जो कंडक्ट कराएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आप देखेंगे 12th होगा, 12th या तो 12th पास होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में कुछ एलिजिबिलिटी जो होती है ग्रेजुएशन भी होती है, कुछ एलिजिबिलिटी जो होती है योग्यता जो आप देख सकते हैं 12वीं पास की भी होती है। लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं, जैसे आप अगर ड्रग के लिए करेंगे तो उसके लिए स्पेशल हो जाएगा, मंडी इंस्पेक्टर के लिए लगभग सभी स्टूडेंट के लिए होता है, हार्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ही करेंगे। तो कहने का मतलब यही होता है कि आप इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो देखा जाता है ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन ऑफ द स्पेस, एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन होगा, या स्पेशल कोर्स के लिए स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, विशेष योग्यता होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनकी एज क्या होती है। तो एज जो होती है आप देख सकते हैं कि एज अगर 18 से 35, अभी एक्सटेंशन में मिल गया है कि आपको 40 साल तक हो सकता है। जनरल कैंडिडेट का छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वालों के लिए 40 साल हो सकता है। ओबीसी के लिए इसमें ध्यान देना कि 43 इयर्स के लिए हो सकता है, एसटी एससी वालों के लिए 45 ईयर हो सकता है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो होंगे वो आप उनको 10 साल के लिए छूट मिलता है, यानी 10 से 45 या 18 से 45 होगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट होती है। तो आप समझ सकते हो कि 18 तो 45 होगा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि आप देख सकते हो कि जिस क्राइटेरिया में और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार इनका एज रिलैक्सेशन और एज में जो छूट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। जहां तक मुझे लग रहा है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लेंगे, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एज क्या होगी। इसकी एज जो होगी इस तरीके से अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग बातें करी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, इनके प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से होते हैं। तो फेज 1 होते हैं, और फेज 1 जो होता है ये रिटन टेस्ट होता है, और ये रिटन टेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं। एक पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब मल्टीपल चॉइस का होता है, MCQ के होगा, मल्टीपल क्वेश्चन। ये ध्यान देना, ये
एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें एक ऑप्शन सही होगा तो उसको आपको सॉल्व करना होता है और जो सही होगा उसको टिक करना होता है। उसके बाद जो कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें स्किल टेस्ट होते हैं, कुछ पोस्ट जो होती है उसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो स्किल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्किल टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है और वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ एग्जाम में यही 2 तरह के एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। इसी 2 तरह के एग्जाम में ये पूरी कंडीशंस फुलफिल होती। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि ये टीयर 1 में जो आप देख सकते हो कि जो टीयर 1 जो होता है, इस टीयर 1 में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स भी होते हैं 150 मार्क्स होते हैं और टोटल टाइम जो होता है वो 2 आवर्स का टाइम होता है, 2 आवर या 3 आवर्स का टाइम होता है। माइनस मार्किंग 0.25 होता है या 1/4 होता है। तो कहने का मतलब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 में यानी फर्स्ट फेज में जो होता है, टीयर 1 का मतलब होता है, ध्यान देना, ये टीयर 1 का मतलब ही हो जाएगा फेज 1। ये जो आप देख सकते हैं फेज 1 की बात करते हैं और फेज 1 में जो क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे और यह ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो मार्क्स होगा, ध्यान देना, यह टोटल जो मार्क्स होगा यह मार्क्स जो होगा 150 मार्क्स का होगा और इसमें टाइम 2 आवर्स होंगे, कुछ पोस्ट में 3 आवर्स भी होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होगी। तो आप समझ सकते हैं टीयर 1 या फेज 1 में इस तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अब आप ध्यान देना कि इससे यही मेन चार्ट है जो आपको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना भी है। ध्यान देना, आपके जो ये जो व्यापम जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, उसमें एक चीज ध्यान देना कि आपको इस तरीके, जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के जो 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये नेशनल इशू के होते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज के होते हैं। अब आप ध्यान देना, इसमें सीजीजीएस की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी में आप देखोगे कि सीजी का हम लोग हिस्ट्री भी जानना है, सीजी का ज्योग्राफी भी जानना है, हमें सीजी का पॉलिटिकल सिस्टम भी जानना है। ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझना है कि सीजी में किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था होती है। छत्तीसगढ़ का भूगोल क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमी के कौन से सोर्स है, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के कौन से हैं। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ है, या फिर आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। इसी के अलावा आपको मैं बता दूं, इसी के अलावा ये भी हो सकता, ये भी है कि सीजी का ट्राइब्स है जो कल्चरल पार्ट होता है, सीजी का ट्राइब्स आप पढ़ना है और ट्राइब्स में उनके कहाँ प्लेस है, हैबिटाट प्लेस है, निवास स्थल कहाँ है, उनकी सांस्कृतिक कौन सा भोजन करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से ऑर्नामेंट आभूषण पहनते हैं और उनके कल्चरल वैल्यूज में कौन से क्या पार्ट है, वो सारी चीज़ों को यहाँ स्टडी करना होता है। तो आप समझ सकते हो इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक कि 15 क्वेश्चन में आप सीजी का करंट अफेयर्स भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो रीजनिंग के जो होते हैं, रीजनिंग में आपके 3 टाइप के रीजनिंग होते हैं, एक जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है और एक जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। एक जो है तर्क बुद्धि परीक्षण जो होता है उससे हम लोग करते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षा पे होता है और एक जो होता है जिसे हम बोल नहीं पिक्टोरिकल फॉर्म में यानी फिगर वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग। इन तीनों तरह के रीजनिंग स्टडी करना होता है। उसके बाद इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन अभी सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। और जनरल स्टडीज में आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ध्यान देना, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी मतलब भूगोल,
और हिस्ट्री मतलब इतिहास। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थशास्त्र। उसके बाद साइंस, वो भी बेसिक साइंस की बात करते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के साथ साथ यहाँ करंट अफेयर्स, तो यहाँ सेक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ करंट अफेयर्स का है। तो यहाँ करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन और जीएस का 35 क्वेश्चन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यही 50 क्वेश्चंस जो होंगे आपका होगा। तो ये 50 क्वेश्चंस जो होंगे ये इसी सेक्शन के। उसके बाद स्पेशल में आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन जो होगा वो आपके कंप्यूटर से होगा। तो ये व्यापम का आप समझ सकते हैं, ये व्यापम का ये पैटर्न है। जो फेज 1 है इसको टियर 1 या आप लिख सकते हैं फेज फर्स्ट। ये फेज फर्स्ट में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो चाहे कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे मंडी इंस्पेक्टर दे रहे हैं या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर दे रहे हैं या ड्रग इंस्पेक्टर दे रहे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर दे रहे हैं, या जितने भी पोस्ट के आप करते हैं उसमें इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि ये तो पैटर्न हो गया और फिर टियर 1 का। टियर 2 में आपकी स्किल टेस्ट होती है, ये टाइप 2 की होती है। उसके बाद जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज में आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन इसको कहते हैं हमारा, ये सामान्य अध्ययन है। ये ध्यान देना, ये हमारा है सामान्य अध्ययन, ये जो होगा सामान्य अध्ययन। और ये सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इतिहास की। इतिहास जो होता है, इतिहास में इसमें देख रहे हैं कि 4 पार्टों में ये डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं विश्व इतिहास, विश्व का इतिहास। उसके बाद कहते हैं ये प्राचीन का इतिहास है, और उसके बाद कहते हैं ये मध्यकालीन इतिहास है। ध्यान देना, ये मध्यकालीन इतिहास है। और उसके बाद कहते हैं इसको आधुनिक काल का इतिहास है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये आधुनिक काल का ये इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और प्राचीन काल का इतिहास, इस तरीके से हमारा ये डिस्क्राइब किया जाता है। अब आप देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन सी कंट्री कितने पार्टों में डिवाइड हुआ था, धुरी राष्ट्र किसको कहते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या विश्व के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, प्राचीन काल की भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपको देखोगे कि दिल्ली सल्तनत से पहले वाली जो घटनाएं पढ़ते हैं उसको हम प्राचीन भारत के इतिहास में समझते हैं। और दिल्ली सल्तनत से लेकर और औरंगजेब के मरने के बाद 1707 तक की जो कहानी पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री 1700 यानी 1707 की बात अगर करते हैं तो यहाँ रीजनल लेवल पे बहुत सारी डायनेस्टी उभर के सामने आनी शुरू हो गई और उस तरीके से अलग अलग ये पार्टों में डिवाइड किया जाने लगा। तो आप देख सकते हैं कि 1707 के बाद और 1947 तक की कहानी पढ़े। इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 1857 तक की यानी 1700 ध्यान देना 1705 से लेकर 1857 यानी रिवोल्ट जब हुआ था भारत में, जो विद्रोह जो हुआ था उसके तक, और फिर 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं। इसको भी हम 3-4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1857 से लेकर ध्यान देना ये 1885 की कहानी पढ़ते हैं यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम जब पढ़ते हैं तो 1905 तक की बात करते हैं। और तीसरा फेज जो हो जाएगा 1905 से लेकर आप 1900 आप देख सकते हैं 15 तक की बात करते हैं। और 1915 से लेकर 1947 इसको गांधीयन पीरियड के नाम से भी गांधीयन युग के नाम से भी जाना जाता है यानी गांधी युग भी इसे कहते हैं। तो इस तरीके से इतिहास में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ साथ पढ़ेंगे, बहुमुखी अप्रोचेज के साथ उनका जो हमारा तर्क होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका जो होगा इस तरीके से होगा।
तो ये जो होगा, एक बार अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पे पढ़ लिए, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पढ़ लिए, बहुत विस्तृत अध्ययन कर लिए, तो नो डाउट आप आने वाले दिनों में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन या मिडिवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में और बहुत प्रॉपर वे में आप स्टडी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हमारा पार्ट होता है कि विदाउट ज्योग्राफी के आप हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसी तरीके से यह विश्व का भूगोल होगा। ध्यान देना, यह विश्व का भूगोल होगा। यह विश्व के भूगोल की बात करते हैं। उसके बाद भौतिक भूगोल कहते हैं, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदियाँ हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है भारत का भूगोल, फिजिकल। ये इंडियन ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि ये भारत का भूगोल है। तो भारत का भूगोल जो होता है वो बेसिकली भारत के सभी डायमेंशन में स्टडी किया जाता है। भारत के फिजिकल ज्योग्राफी आप देखेंगे, भारत के इकोनॉमी ज्योग्राफी देखेंगे, इंडिया के ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत की क्लाइमेटोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे, भारत के अगल बगल जो ओशियंस हैं उनके विषय में भी स्टडी करेंगे, आइलैंड्स के विषय में स्टडी करेंगे। फिर इकोनॉमी ज्योग्राफी के अंदर इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एक फूड क्लूज इंडस्ट्री है, वो सभी इंडस्ट्री को हम लोग लोकेट करेंगे, पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी में, वर्ल्ड के रेफरेंस में और इंडिया के रेफरेंस में भी देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या होता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुख्य रूप से कौन सी देश कहाँ स्थित है, इसकी कैपिटल क्या है, वहाँ कौन से फेमस माउंटेन है, फेमस लेक कौन सी है, या फेमस प्लेटूज कौन सा है, या फेमस जो भी फिजिकल पार्ट में जो दिखता है उसके विषय में स्टडी किया जाता है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए। इसी के साथ हम बात करते हैं साइंस। साइंस में ध्यान देना, जो अप्लाइड साइंस होता है और एक होता है कंसेप्चुअल साइंस, जो कि स्कूली ज्ञान आपको स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो। तो आपको ध्यान देना कि जब कंपटीशन के फील्ड में आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें फिजिक्स का अप्लाइड पोर्शन, केमिस्ट्री का अप्लाइड पोर्शन और बायोलॉजी में जो होता है वो दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ह्यूमन बॉडी के विषय में स्टडी करता है, ह्यूमन बॉडी के बाद जो न्यूट्रिएंट और प्रोटीन्स है उसके विषय में आपकी स्टडी करते हैं। और तीसरा जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो अभी हम जूझ रहे हैं, ये डिजीज के विषय में हम पढ़ते हैं। तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को, और उसी को स्टडी किया जाता है और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रिसेंट में आप देखोगे कि अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ ने अभी कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया है, तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम को लॉन्च किया है। तो अग्नि प्राइम जो है, ये ध्यान देना, अग्रिम प्राइम जो हो गया, अग्नि प्राइम जो हो गया अभी रिसेंट। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मतलब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र होता है जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो नेचुरल व्यवस्थाएं हैं, जहाँ कहाँ पर्वत होना चाहिए, कहाँ पठार होना चाहिए, और जहाँ है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। और अगर इकोसिस्टम, ध्यान देना कि वहाँ इकोसिस्टम जो होगा अगर प्रॉपर होगा तो हमारी दिनचर्या में किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इकोसिस्टम डैमेज करता है तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी रूप में परिवर्तन होगा, और वो जो एज ए डिजास्टर के रूप में, एज ए आपदा के रूप में, वो भी नेचुरल आपदा, प्राकृतिक आपदा के रूप में यह हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रॉपर स्टडी करना होगा। और ये आपसे उम्मीद किया जाता है कि जिस प्लेस पे है तो वहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की इन्वायरमेंट और वहाँ की टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और इसी पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ एक्चुअल में, ध्यान देना, वहाँ एक्चुअल में पोल्यूशन का लेवल क्या है, या किस तरीके से वहाँ के लोग और किस तरीके से आगे अपनी परवरिश करना चाहते हैं। इन सबका डिटेल जो होगा इसमें हम अप्लाइड वे में देखते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात कर लूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। पहला इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे आपसे ये कहा जाए कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो प्रिंसिपल ऑफ, जैसे आप डिमांड और सप्लाई का, यानी मांग और आपूर्ति की विषय में आप करते हो,
तो मांग और अप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति का जो कंसेप्ट दिया था उसने किसने दिया था। तो ये समथिंग, ये प्रिंसिपल आप कंसेप्ट्स की बात करते हैं। जैसे लॉरेंज वक्र क्या होता है, तो लॉरेंज वक्र से किसका स्टडी किया जाता है, ये सारी चीजें प्रिंसिपल आप इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी की जो मेजर रिसोर्स है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और इसके बाद इंडस्ट्री से किस तरीके से होता है, लोगों के रहन सहन क्या हो गया, भारत सरकार ने कौन सी स्कीम, कौन सी प्लानिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, किस तरीके से और उसका मोटो इम्प्लीमेंटेशन होगा या किस तरीके से उसने टारगेट रखा, इन सारे स्कीम्स एंड प्लानिंग के विषय में इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ ही करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको कहा जाए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, या आपसे कहा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, उनके अध्यक्ष कौन है, उसकी स्थापना कौन हुआ, और जो विश्व में जितने भी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है भारत उसका मेंबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो पूछेगा नहीं, अगर होगा तो भी को पूछ सकता है। तो इसलिए आपको इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके विषय में हम स्टडी करते हैं। तो ये रहा आपका ये जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, ध्यान देना इंडियन पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको ध्यान देना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ध्यान देना फॉरेन पॉलिसी से लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जैसे अभी कोई दूसरे देश में अगर कोई रिवोल्ट हुआ है, कोई बम ब्लास्ट हुआ है और कोई ऐसी घटनाएं घटी है जो कि हमारे लॉ और रेगुलेशंस को चैलेंज करता है, तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के विषय में लगभग आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रूरल एंड आप अर्बन की बात करते हैं, यानी ग्रामीण और शहरी जो राज्य व्यवस्था है जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज होती है और वहाँ सरपंच या ग्राम पंचायत होता है, उसके विषय में हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, कहाँ यूनियन लेवल है, कहाँ फेडरलिज्म है, कहाँ लिबरलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को स्टडी हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स जो होगा वो बेसिकली किन किन अध्ययन, तो पहले फेमस प्राइजेज का, फेमस प्राइजेज में आप देखोगे कि बुकर प्राइज है, ध्यान देना इससे बुकर प्राइज की बात करेंगे, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद साहित्य की बात करेंगे, साहित्य रत्न पुरस्कार की बात करेंगे, साहित्य से रिलेटेड अगर कोई है, फिल्म फेयर अवार्ड है उसको लिए फिल्म फेयर अवार्ड है उसके लिए, या कोई ग्लोबल इशू पे अगर कोई चीज़ें बनी है और कोई इस तरीके से, तो उस प्राइज को भी हमें स्टडी करना होता है। स्पोर्ट, फेमस स्पोर्ट्स का मतलब होगा, इस फेमस स्पोर्ट्स में आप देखोगे कि भारत किन किन देशों से कौन कौन से गेम खेल रहा है, उसमें उसकी स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, कि हारा के जीता तो कितने गोल से जीता या किस तरीके से जीता, वो सारी डिटेल यहाँ स्टडी करनी होती है। और एक जो होता है, ध्यान देना, एक तो खिलाड़ी के अनुसार ये सारी चीज़ों के अनुसार देखते हैं, और स्पोर्ट, फेमस स्पोर्ट्स का मतलब ये हो जाएगा कि भारत में जो खेले जाने वाला पुरस्कार, जो खेले जाने वाला खेल है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, और विदेशों में जो खेल होता है, जैसे ओलंपिक की बात करते हैं, एशियन गेम की बात करते हैं, तो उसमें भारत का वर्चस्व क्या होता है, यानी भारत की स्थिति क्या होती है, अगर वर्चस्व होता है तो किस खेल में होती है, उन सभी खेलों का स्टडी हम फेमस स्पोर्ट्स में करते हैं। उसके बाद फेमस प्लेस, फेमस प्लेस का मतलब ये करंट अफेयर्स में आप देखो कहीं ब्लास्ट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी है जो ह्यूमन से परे हो, तो ऐसी घटनाओं का, या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कोई अच्छे काम किया या अच्छे तरीके से सारी एक्टिविटीज़ किया, तो उसके विषय में फेमस प्लेसेज के विषय में बात कर लेते हैं। फेमस बुक्स जो होती है, अभी रिसेंट में कौन कौन सी बुक आई है जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, अगर इन सारी बुकों को स्टडी कर लिया जाए तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ एनी प्लेस और एनी एक्टिविटी, जो कहा जाता है कि जनरल नॉलेज का जो अगर ज्ञान आपको अच्छा है तो नो डाउट इस पे आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और यही नहीं, जनरल स्टडीज के आधार पर आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके आप फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी तक में भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अब होता है कि सीजी स्पेशल जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर। तो सीजी स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, सीजी स्पेशल की अगर हम बात करते हैं तो सीजी स्पेशल में वही सीजी का हिस्ट्री होगा, सीजी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस, ये जो हो जाएगा सीजी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद हम ट्राइब्स की बात करेंगे, ट्राइब्स के कल्चरल वैल्यूज की बात करेंगे। ये कल्चरल वैल्यूज जो होते हैं, ये वैल्यूज उनके रहन सहन पर पोशाक, कौन से डांस करते हैं, कौन से नृत्य करते हैं, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। इन सब का जब स्टडी हम लोग करते हैं उसको सीजी स्पेशल के अंतर्गत आते हैं। करंट अफेयर्स इन सीजी की बात करते हैं, करंट अफेयर्स इन सीजी की बात करते हैं तो सीजी में पिछले एक साल में कौन सी घटनाएं घटी है और उस घटना का मेन उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों का स्टडी इसमें हम लोग करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो होता है जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन होता है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंप्यूटर ग्लोसरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाने के जो तरीका होता है ये बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अप्लाइड होकर आप स्टडी करेंगे तो ये कभी आपको क्या करेगा, धोखा नहीं देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं, उसमें 50% क्वेश्चंस पूछा जाता है ये क्वालिफाइंग होता है। अगर ये क्वालिफाई कर लिए तभी आगे आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वो क्या करें कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कंप्यूटर के बाद, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज। तो ये जनरल स्टडीज का सेक्शंस खत्म हुआ और जनरल स्टडी में आपने देखा होगा कि जनरल स्टडीज में हमने सभी जनरल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल स्टडी जो होगा, ध्यान देना, इस जनरल स्टडीज में हमने हिस्ट्री को देख लिया, पॉलिटी को देख लिया, इकोनॉमिक्स को देख लिया, साइंस को देख लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लिया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को देख लिया, सोशियोलॉजी को दे दिया, यानी सोशल इश्यूज भी देख लिया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जनरल स्टडीज में करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सोशल इश्यूज का मतलब जो ट्राइबल कल्चर में जो अलग अलग चीज़ें मनाई जाती है उसके विषय में। तो ये जो हो गया आपके जनरल स्टडी। अब होता है मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स की जब भी हम बात करते हैं, ध्यान देना, मैथमेटिक्स की जब भी हम बात करते हैं जिसको हम लोग गणित कहते हैं, और गणित आपका बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इससे नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक न्यूमेरेसी मतलब न्यूमेरेसी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से, अंकों से जो पद्धति या जो सिस्टम या जो क्वेश्चन से राइज होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, नंबर सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन। तो व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर से यानी संख्या पद्धति और उनके अनुप्रयोग। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम और उसका उपयोग देख सकते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, इसको क्या करते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा कि वर्गमूल की बात करते हैं। यहाँ घन एवं घनमूल की बात करते हैं, ये ध्यान देना, घनमूल की बात कर लेते हैं। और फिर यहाँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल की यानी भिन्न और दशमलव की बात करते हैं, भिन्न एवं दशमलव। तो ये दशमलव की एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए। ये जो पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और घात की बात करते हैं, घातांक और घात की एवं घात की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सरलीकरण की बात करते हैं, ये सरलीकरण हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, ये ध्यान देना, लघुत्तम समापवर्त, ये समापवर्त और महत्तम समापवर्त के विषय में स्टडी करते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल,
अनुपात एवं समानुपात की बात करते हैं, अनुपात एवं समानुपात की बात करते हैं, उसके बाद औसत की बात करते हैं, यह ध्यान देना औसत की बात करते हैं, उसके बाद सीरीज मतलब ये जो संख्यात्मक होता है और ना ये संख्यात्मक भी हो सकता है और अदर फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिक न्यूमरेसी में हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें परसेंटेज में, तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी टॉपिकों में इंक्लूड होता है। तो परसेंटेज का मतलब आप देख सकते हैं ये होगा प्रतिशत, और इस प्रतिशत में सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि आपका चक्रवृद्धि, ये जो होता है साधारण ब्याज। ध्यान देना, आपको क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये लाभ एवं हानि के विषय में स्टडी करना होता है। उसके बाद डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा या छूट की बात करते हैं, या हम छूट की बात करते हैं। मिक्सचर या एलिगेशन मतलब ये होता है, मिक्सर को हम लोग मिक्सचर या एलिगेशन कहते हैं। पार्टनरशिप मतलब होता है साझेदारी, ये जो होगा साझेदारी, तो ये साझेदारी, ये जो आप देख सकते हैं साझेदारी। उसके बाद अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, 2 बार हो गया है, ये साधारण ब्याज होता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ध्यान देना, यह क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो परसेंटेज में ऐसा, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग मैथ्स के सभी टॉपिकों में पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह चैप्टर करना होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एडवांस मैथमेटिक्स, आजकल एडवांस मैथमेटिक्स में एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अदर कॉम्पिटेटिव, इसमें मुख्यतः ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, यानी त्रिकोणमिति की बात होते हैं। ध्यान देना, ये त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति की स्टडी करते हैं। ये ज्यामिति है, ये ज्यामिति का स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक, जो ये निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। उसके बाद क्रमचय और संचय की बात करते हैं, जो मुख्यतः ध्यान देना क्रमचय एवं संचयन की बात करता है। तो क्रमचय और संचयन जो होता है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, तो उसमें ये प्रायिकता हो गया, ये ध्यान देना, प्रायिकता, ये प्रायिकता हो गया, ये प्रायिकता हो गया। सेट थ्योरी का मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत, तो ये जो हो गया समुच्चय सिद्धांत के रूप में काम करता है। तो आप अपने अभी ध्यान देना कि एडवांस मैथमेटिक्स में और आजकल इस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना होगा। इसी के साथ मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, और सांख्यिकी में हर बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग 5 क्वेश्चंस तो पूछे रहते हैं। सांख्यिकी का मतलब ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये सांख्यिकी का मतलब यही होगा, जैसे इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो डीआई का मतलब होता है कि कोई भी डेटा दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो परमानेंट रहते हैं। उसके बाद डाटा एफिशिएंसी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आजकल तो अप्लाइड डेटा से भी क्वेश्चंस पूछे, जैसे मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का तीनों टॉपिक अगर आप अच्छा करते हैं, एक दिन में ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक दिन में ये टॉपिक अगर कर सकते हैं, तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद डाटा सफिशिएंसी और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे कि मीन, मोड, मीडियन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना ये होगा कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये ध्यान देना, इक्का दुक्का क्वेश्चंस पूछे जाता है, लेकिन डेटा, इससे जो आप देख रहे हैं कि डेटा सफिशिएंसी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन श्योर रहता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एडवांस मैथमेटिक्स में के पास आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की बात करते हैं, और ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं, वर्क टाइम बेस्ड कहते हैं, और एज रिलेटेड,
यह जो चारों पार्ट होता है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम स्पीड में भी आप ट्रेन रिलेटेड अलग होगा, मानव रिलेटेड अलग होगा, इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं। और ध्यान देना एक मेजर सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके व्यापम में, तो व्यापम में अगर मैथमेटिक्स अच्छा हो गया तो आप लगभग 150 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 30 क्वेश्चन में लीड ले सकते हैं और यहाँ फाइनल सिलेक्शन के आसार आपके बनने के चांस है। अब उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, ये ध्यान देना, इसका मतलब होता है क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति में क्या करते हैं, उसके एरिया के साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करते हैं। अब आता है 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब ये होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन का होता है लेंथ ब्रेथ एंड अगर देखा जाए तो हाइट होता है, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा जब कोई एक क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। और रेगुलर का मतलब होता है कि जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन भी के नाम से, जैसे ये हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब ये हो गया ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन से आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल के विषय में और एक एक्सटीरियर एंगल के विषय में पूछा जा सकता है। इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अलजबरा का, जिसको बीजगणित कहते हैं। और बीजगणित में अच्छे खासे क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। जिस तरीके से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बीजगणित का जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे, यानी बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अप्लाइड मतलब होता है कि अप्लाइड मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी, इसमें व्यवहारिक ज्ञान जो होगा ये ध्यान देना, व्यवहारिक क्वेश्चन भी क्वेश्चन को, जैसे आपसे मैं कहूँ कि x + 1/x इक्वल टू, आपको मैं बता दूं कि ये हो गया 25, सपोज दैट कि x + 1/x इक्वल टू 25 हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि x² + 1/x² कितने, तो आप कुछ नहीं करके इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यानी 625 - 2 हो जाएगा, ये 623 जो होगा ये x² + 1/x²। ये कुछ अप्लाइड मेथड्स पे देखेंगे और कुछ हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के सहायता शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो हम लोग अच्छे से बता पाएंगे। अब आप देखोगे कि ये रहा मैथ्स का, ये जो मैथ्स जो आप देख सकते हो कि मैथ्स 30 नंबर का आता है और मैथ्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे। तो मेरा मानना है कि एक बार अगर मैथ्स को अच्छे से पढ़ लिया आपने तो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हम बात करते हैं, आप देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि कॉम्प्रिहेंशन, बचपन से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए आए कि एक बड़ा सा पैसेज होगा और उस बड़े से पैसेज में नीचे क्वेश्चनर फॉर्म में होगा, उसी को कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आप अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ये ध्यान देना, पार्ट ऑफ स्पीच होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आप देखोगे कि इसके अलावा आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव ABN, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस PV के नाम से जानते हैं। तो ग्रामर में बेसिकली इतनी चीज़ें। अब इसी ग्रामर का एक पार्ट होता है, ये वोकैब्स का पार्ट होता है, ध्यान देना। सिनोनिम्स की बात करते हैं, यानी समानार्थी शब्द, यानी हिंदी में उसको पर्यायवाची कह सकते हो। आप एंटोनिम शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक उसके उल्टा का शब्द। और मिसस्पेल्ड का मतलब होता है कि अलग अलग स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक अगर दिया गया है तो उसको करेक्शन कैसे करना है, तो मिसस्पेल्ड। तो आपको ध्यान देना कि यह एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना हो। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है, बीच बीच में प्रपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी डिटेल भरना होता है, उससे जो कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्लोज वर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करते हैं,
4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और चारों सेंटेंस के कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद है, कौन पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, इस तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होगा, जब ध्यान देना कि कोई भी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ध्यान देना उसका अगर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो होंगे तो मीनिंग वही होती है, लेकिन उसका वॉइस चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, एक व्यक्ति होता है जो किसी से कहता है तो खुद ही कह लेता है, और एक व्यक्ति होता है जो किसी तीसरे से किसी दूसरे की बात करता है, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अनेक आर्थिक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत अधिक तक जिंदा रहने वाला व्यक्ति अमर, या जो कभी खत्म नहीं होने वाला वो अमर। इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेज जो है मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी होते हैं और हिंदी में भी हैं, और इन सबका स्टडी बहुत प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो बच गया वो अदर्स में आ जाता है, और अदर्स मैंने सभी सब्जेक्ट के कॉलमों में रखा है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन टाइप पूछा जा सकता है, जो कि व्यापन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है। तो ध्यान देना कि इंग्लिश टफ लैंग्वेज है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा, कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, और इसको क्रैक करने के लिए ये सारे डायमेंशन में आप स्टडी। ध्यान देना, ये कहा भी जाता है कि किसी चीज को अधिक पढ़ने के बजाय एक ही चीज से बार बार अगर पढ़ा जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। और यही नहीं, आपको जल्दी से समझ में भी आता है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। और यही नहीं, आप जो भी डिटेल होगा आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह इंग्लिश के बाद आता है रीजनिंग। तो ध्यान देना, यह रीजनिंग क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉगी जो होता है, जिसको हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है कि एक ही जैसा दिखता हो, तो वो वर्ड रिलेटेड हो सकता है, शब्द रिलेटेड हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस भी हो सकता है, पिक्टोरिकल बेस में भी हो सकता है, और यहाँ तक एनालॉजी में करंट स्टडी या करंट में जो चीज़ें चल रहा है उसका भी स्टडी करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी संख्या को 2, 3, 5 से डिनोट किया जाता है और इस संख्या को 4, 5, 6 से डिनोट किया जा रहा है, तो आप बताइए दोनों मिला के वह ये नंबर से कौन कौन सी संख्याएं ये हो, तो उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशंस का मतलब वर्गीकरण। ये अल्फ़ाबेटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है। अल्फ़ाबेटिक प्रॉब्लम बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज एंड सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन जो एक मेजर डिफाइन करता है, और रैंकिंग टेस्ट भी पूछा जाता है। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट में आपको सिविल ये सिटिंग अरेंजमेंट के विषय में, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और साइलोगिज्म जो हो, इतने तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस केवल आपके पास अगर कंसेप्ट है तो आप सारे एग्जाम को 1 साल के अंदर क्रैक कर लेंगे और एक अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इन सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपर वे में स्टडी करें। इन केस कहीं डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछें। उम्मीद करूं हम आप लोगों से। तो चलिए, आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही मुझे तसल्ली होगी और उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के मेरे द्वारा समझाए गए सारी बातें आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? इसी के बाद आप देखोगे कि रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका कंक्लूजन निकालना होता है। उसके बाद एसेशन एंड रीजन की बात करते हैं, कथन एवं कारण की बात करते हैं। अगर सूर्य पूरब में निकलता है या सनराइजेज इन द ईस्ट तो ये क्यों निकलता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल आपको स्टडी होना चाहिए। एग्जम्पशन एंड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो ध्यान देना कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा परमुटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन में होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना और परमुटेशन में उसको ओपन छोड़ देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो उनका कंक्लूजन क्या हो सकता है। और
इस तरीके से एग्जाम्पशन क्या क्या होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में मतलब रीजनिंग चैप्टर में, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होगा क्लॉक एंड कैलेंडर होगा, जो इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद फाइंड द मिसिंग वर्ड नंबर की बात करते हैं, और उसमें कौन कौन से ऐसे नंबर जो सीरीज दिए गएगा उसमें नंबर आपको नहीं होगा, या तो फिल करना होगा या 4 ऑप्शन से निकालने होंगे। तो ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। अब उसी के बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में आप देखोगे कि नॉन वर्बल रीजनिंग में वेन डायग्राम आता है जो आपके लिए सुटेबल है। फाइंडिंग द ऑड फिगर, इसमें बहुत सारे फिगर देगा और कहेगा कि कौन सा ऑड फिगर है। फिगर सीरीज दे देगा, उसमें से कौन सा आगे की कड़ी है, कौन सी पीछे की कड़ी है, इस तरीके से। ये फिगरल एनालॉगी, और फिगरल एनालॉगी का मतलब होता है कि कुछ फिगर्स में कुछ चीज़ें बना के रखा गया है तो वह वैसे ही दूसरा होना चाहिए। अगर इस तरीके के नहीं हो तो वो जो होता है फिगरल एनालॉगी कहते हैं। अब होता है स्क्वायर कॉम्प्लेशन। स्क्वायर कॉम्प्लेशन में किस तरीके से दो संख्याओं के टू डिजिट या 3 डिजिट नंबर को किस तरीके से ज़्यादा हम स्क्वायर कर सकें, उसके मेथड कौन कौन से हैं, ये सारी डिटेल आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर सब ये फिगर कॉम्प्लेशन हो गया, तो फिगर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन। फाइंडिंग द सेम फिगर से इमेजेज एंड रिफ्लेक्शन से होता है। जैसे 3 बजे अगर कोई घड़ी में 3 बज रहा है, उसके शीशे से रिफ्लेक्ट कराया जाए तो कितने बजे होगा। तो प्रॉपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग की होती है, पंचिंग भी होती है और पेपर कटिंग भी होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। अब इसी के साथ आप देखेंगे तो इसी के साथ आपको ये रहा सिलेबस, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल स्टडी किया जाता है। अब आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। और एक चीज और भी ध्यान रखें, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। और सारी डिटेल को जब तक स्टडी नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे डिटेल स्टडी कर लीजिए पहले, और अपने आप को ये देख लीजिए कि हम उस लायक हैं कि नहीं, या हमारे लायक वो है कि नहीं। अगर आपके लायक है और आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है प्लीज आप उसको क्या करें, कैच करें और अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। तो ये रहा आज का क्लास, और आज के क्लास को आप बहुत भली भांति आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब बताएं कि और भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो या किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में जो चीज़ें पढ़ाया गया है आप बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ध्यान देना, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो साइट है या गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश बुक है उसी का मान्य होगा, अदर कोई बुक मान्य नहीं है। और आपको ध्यान देना कि इस तरीके की स्टडी करने के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले स्टेट बोर्ड की जो किताब आती है, जो स्टेट बोर्ड की किताब जो बुक्स जो आती है क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ लें, 11 से 12 इंडिविजुअल कर करके पढ़ लें। इतनी अच्छी बुक दिया गया है कि इसको पढ़ के मन खुश हो जाएगा। और जो स्टेट छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उसका पूछने का जो तरीका होता है वो बहुत प्यारा होता है और इजी क्वेश्चन होता है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से करेंगे। इन केस कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।